अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो स्टमक के अंदर किस तरीके से रिलीज़ होते हैं। अभी तक हमने माउथ के बारे में देखा था कि माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जितना भी फूड होता है वो बोलस के रूप के अंदर जब ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं किस तरीके से वो रिलीज़ होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का कंपोनेंट क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन जूसेस को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टमक का स्ट्रक्चर। ये जो आपको ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टमक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर स्टमक के स्ट्रक्चर को मैं डिटेल के अंदर बनाऊँ थोड़ा सा इनलार्ज करके, तो इनलार्ज फॉर्म के अंदर हम देखते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो स्टमक होता है इसकी जो लेयरिंग की बात करें कि इसकी जो स्किन होती है यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो 3 लेयर्स होती हैं ये डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो ये इसकी फर्स्ट लेयर है स्टमक की और ये सेकंड लेयर है और ये लास्ट लेयर है थर्ड। अब देखो ये वाली जो बिल्कुल इनर वाली लेयर है ये वाली, इस लेयर को बोला जाता है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर सबसे इनर लेयर होती है। ये जो स्टमक के ल्यूमन के साथ, ये ल्यूमन है इसका जो खाली स्पेस है उसको ल्यूमन बोलते हैं। ये वो वाली लेयर है जो ल्यूमन के साथ अटैच होती है। तो जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो म्यूकस लेयर से सिक्रीट होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये जो सेकंड लेयर है। ये जो सेकंड लेयर है ये मसल्स की हैं। यहाँ पे मसल्स की लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके की कौन सी मसल्स होती हैं? जो पहली है वो है ऑब्लिक्यू लेयर, जो सेकंड लेयर है वो है सर्कुलर लेयर और थर्ड लेयर है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये जो तीनों लेयर्स हैं ये हेल्प करती हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स करने में, कि खाना जब यहाँ पे स्टमक के अंदर आता है तो वो ऊपर नीचे होकर अच्छे से मिक्स होने का इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट की वजह से। और वो जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स होती हैं वो इन 3 जो मसल्स होती हैं इन 3 लेयर्स की वजह से होती हैं। यहाँ पे ये जो सेकेंड लेयर होती है ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाली आप लेयर देख रहे हो ये वाली, इस लेयर को बोला जाता है सिरोसा। ये 3 लेयर्स की हमने बात की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर किस लेयर से? म्यूकोसा लेयर से जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं या 2 वेज हैं ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसके सिक्रीट होने के। तो वो 2 वेज कौन से हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीट होने के? एक को तो बोला जाता है सिफेलिक फेज और सेकंड को बोला जाता है गैस्ट्रिक फेज। अब देखो इन दोनों फेसेस के अंदर डिफरेंस कहाँ पे है। इस सिफेलिक फेज के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी भी फूड की क्या करें, उसको हम देखें उस फूड को या उस फूड को स्मेल करें या उसका टेस्ट करें या फिर हम उसके बारे में सोचें ही, उसका थॉट करें, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है उसके साथ कुछ वेगस नर्व्स लगी होती हैं। ये जो वेगस नर्व्स होती हैं
ये क्या करती हैं, यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूस है उसको सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। कि जब हम खाने को देखते हैं ना, तो देखने से क्या हो जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। हमने खाना खाया नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होगा। तो बिना खाना खाए अगर स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट हो रहा है, तो उस फेस को क्या बोला जाएगा, सिफेलिक फेस बोला जाएगा। और गैस्ट्रिक फेस के अंदर क्या होगा कि जब हम रियलिटी के अंदर खाना खाते हैं, ईसोफेगस से वो स्टमक के अंदर जाता है, तो स्टमक के अंदर जब फूड जाता है, वहाँ पर जाके जैसे ही फूड जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ही स्टमक के अंदर खाना जाता है ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ पर चला जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। जो म्यूकोसा लेयर होती है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर गैस्ट्रिन को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है वो दोबारा से फीडबैक देता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ताकि वो क्या कर सकें, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कर सके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो खाना है वो अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके। तो ये दो फेसेस हैं जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो रहे हैं जो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा उसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। कितने % वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर वाटर होता है 97 से लेके 99% जो वाटर होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो रिमेनिंग पोर्शन के अंदर वो सभी एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस एज अ लुब्रिकेंट भी वर्क करता है, प्लस ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कि जो खाना मतलब कि इसके अंदर जो HCl सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और विटामिन B12 जो होता है वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है, जो हम बाहर से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, जो भी खाना वगैरह खाते हैं, या नॉन वेज जो फूड होता है उससे भी हमारी बॉडी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से हो गए यहाँ पे, जैसे कि हो गया NaCl हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर, KCl हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। लास्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम्स किसके अंदर हेल्प करते हैं, ये एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होंगे इसके अंदर, एक तो पेप्सिनोजन इसके अंदर सिक्रीट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये सब क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में इसका कलर देखें कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किस कलर के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो क्लियर पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, और इसके अगर pH की बात करें तो इसका pH क्या होता है, 1 होता है, हाईली एसिडिक होता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है। और एक दिन के अंदर
2500 ml जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है स्टमक से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये स्टमक का डायग्राम है। इसके अंदर ये इसकी 3 लेयर्स हैं जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो हम अभी बात करके गए थे, म्यूकोसा लेयर्स और मसल्स लेयर और सिरोसा लेयर। जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं वो इस फर्स्ट लेयर से सिक्रीट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। अगर इस म्यूकोसा लेयर को मैं डिटेल के अंदर बनाऊं, ये जो पोर्शन है, अगर इस म्यूकोसा लेयर को अगर मैं इनलार्ज करके थोड़ा सा बनाऊं, म्यूकोसा लेयर कुछ इस तरीके की दिखती है अगर मैं डिटेल के अंदर बनाऊं। तो यहाँ पे अगर इसकी हम देखें तो ये वाली क्या होती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो सेंटर के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक पिट। यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। और ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए। अगर इसमें से एक को मैं आपको फर्दर और डिटेल के अंदर, मतलब कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को अगर मैं और ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम। अब इसमें देखो ये जो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के अंदर यहाँ पे ये सेल्स दिख रहे हैं, ये म्यूकोसा लेयर के सेल्स हैं जो, और यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट है। ये जो म्यूकोसा सेल्स होते हैं ये क्या होती है, ये वाली जो इनर लेयरिंग होती है स्टमक की यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये जो म्यूकोसा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो एसिड जो HCl वगैरह सिक्रीट होता है उससे जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प कर रही हैं।
उसके बाद ये जो ब्लू कलर के अंदर आप देख रहे हो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ये सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब म्यूकस क्या होता है, लो पीएच लेवल का होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। और ये जो आप ब्लू कलर के अंदर देख रहे हो, रेड कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर, ये 3 तरीके के जो डिफरेंट सेल्स हैं इसके अंदर वो पाए जाते हैं। अब इसमें देखो, ये जो रेड कलर के अंदर आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से सेल्स हैं, ये पैराइटल सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेल्स हैं ये है गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने के लिए। और यहाँ पर ये जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हो, इनको बोला जाता है जी सेल्स। ये जो जी सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करने के लिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं पैराइटल सेल क्या करते हैं, HCl को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, और जो जी सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो क्या होता है कि स्टमक के अंदर जैसे ही कोई खाना आता है, यहाँ पर जैसे ही कोई खाना आता है, वैसे ही क्या होता है स्टमक के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको गैस्ट्रिक फेज के अंदर मैं आपको बता कर गई कि गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड रिलीज़ होता है, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड रिलीज़ हुआ तो क्या हुआ, फूड आते सार जो ये म्यूकोसा लेयर है ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर। उस हार्मोन को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रीन हार्मोन। ये हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड से एक हार्मोन सिग्नल आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करे। तो अब देखो, जो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा वो कौन सा है, सबसे पहले सिग्नल जाता है पैराइटल सेल्स को। ये जो पैराइटल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, HCl की सिक्रीशन करेंगे। तो HCl हमें पता है एक तरीके से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एक तरीके से एसिड की फॉर्म होती है, बहुत ही ज़्यादा एसिड होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, HCl को रिलीज़ करेंगे यहाँ से। तो ये जो पिट है, यहाँ से जो HCl रिलीज़ होगा, इस पिट से जाता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो HCl है, ये HCl इस फूड के ऊपर एक्ट करेगा। और हमें पता है कि जो HCl होता है वो कैसा होता है, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर के अंदर होता है। एसिडिक नेचर के अंदर होने की वजह से एक तो ये क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये क्या करता है, किल करने का काम करता है, कि जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट ये क्या करेगा कि यहाँ अभी तक जो सलाइवा के अंदर, माउथ के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट हुआ था, वहाँ पे काफ़ी एंजाइम से सिक्रीट हुए थे। तो ये क्या करेंगे, जितने भी सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं उनका जो एक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या करता है यहाँ पर कि ये जो पेप्सिनोजन जो सिक्रीट होगा उसको ये क्या कर देगा, उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर, मतलब कि पेप्सिन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि HCl के कितने होते हैं, 3 फंक्शन हुए कि जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आया HCl रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने पे सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। बैक्टीरियाज को किल करने के बाद जितने भी सलाइवरी एंजाइम्स अभी तक सिक्रीट हो रहे थे उनको स्टॉप कर देगा। और नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन अभी सिक्रीट होगा उसको ये क्या करेगा, पेप्सिन के अंदर, एक्टिव पेप्सिन के अंदर ये क्या कर देगा, आगे कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल्स की। ये जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं।
अब देखो ये जो पेप्सिनोजन होता है ये क्या होता है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको हम प्रो एंजाइम भी बोल सकते हैं। ये जो एंजाइम जब यहाँ से ये जो चीफ सेल्स जब सिक्रीट करते हैं तब ये सिक्रीट क्या करते हैं, ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। ये जो पेप्सिनोजन है ये यहाँ से जो गैस्ट्रिक पिट है यहाँ से ये कहाँ पर जाता है, गैस्ट्रिक पिट से होता हुआ यहाँ पे सिक्रीट हो जाता है स्टमक की ल्यूमन के अंदर। तो स्टमक की ल्यूमन के अंदर यहाँ पे HCl भी प्रेजेंट है। तो जब पेप्सिनोजन के ऊपर HCl एक्ट करता है, पेप्सिनोजन के ऊपर किसने एक्ट किया, HCl ने जैसे ही एक्ट किया तो ये इस पेप्सिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन के अंदर। और ये जो पेप्सिन होता है ये एक एक्टिव एंजाइम होता है जो किस में हेल्प करता है, जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बोन्स बने होते हैं। तो ये जो पेप्सिन होता है ये उन पेप्टाइड बोन्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सपोज करो कि ये कोई प्रोटीन है तो इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग लगी हुई है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्डिंग है। तो ये जो पेप्सिन है ये जैसे ही पेप्सिन एक एक्टिव मॉलिक्यूल एंजाइम के अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, इसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर, मतलब कि प्रोटीन की जो एक लंबी चेन है उसको अमीनो एसिड के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद देखो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जब पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करते हैं उसी वक्त क्या होता है, इसके अंदर से जो जी सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये क्या होता है, ये ऑलरेडी ही क्या होता है, एक एक्टिव एंजाइम होता है। तो गैस्ट्रिक पिट से ये होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। स्टमक के अंदर जाने के बाद जैसे हमें पता है कि जो लाइपेज होता है वो हमेशा फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो इस फूड के अंदर जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, फैट के मॉलिक्यूल्स मतलब कि जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, जितने भी ट्राइग्लिसराइड होंगे उसको ये किसके अंदर चेंज कर देगा, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है। तो अब देखो हमने 3 तरीके के मतलब कि जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो उनके बारे में देखा। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक म्यूकोसा सिक्रीटिंग सेल्स भी होती हैं। और ये म्यूकोसा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर, मतलब कि बेस नेचर के अंदर होता है। ये भी क्या होगा, जिस वक्त पेप्सिनोजन सिक्रीट हो रहा है, जी सेल से गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है, सेम उसी टाइम के अंदर यहाँ से ये जो म्यूकस है ये भी सिक्रीट होता है। और ये यहाँ से इस पिट से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है। और ये जो म्यूकस होता है ये भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो HCl का pH लेवल है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो HCl का, अब अगर मैं सिर्फ pH लेवल की बात करूँ, इन सब के pH लेवल की बात करूँ, तो जो HCl था उसका जो pH था कैसा था, हाई था। और जो म्यूकस है उसका जो pH लेवल है वो कैसा है, कम है। और जो पेप्सिनोजन है ये तो एक एंजाइम होता है लेकिन इसका भी जो pH होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो HCl ने जब यहाँ पे वर्क किया था तो स्टमक का जो pH लेवल था उस टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो चुका था। और जैसे ही पेप्सिनोजन ने एक्ट किया, जैसे ही गैस्ट्रिक लाइपेज ने एक्ट किया और जैसे ही म्यूकस ने इस खाने के ऊपर एक्ट किया, तो ये जो खाना है इसका जो pH लेवल है वो कैसे हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। पहले एसिडिक हो गया था, फिर इसके साथ बेस मिला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो खाना है उसका कैसा हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया वो सारा। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो pH लेवल है वो क्या हो गया, यहाँ पर मेंटेन कर दिया गया। अब देखो अगर मैं इस म्यूकोसा लेयर की थिकनिंग की बारे में बात करूं कि ये कितनी थिक होती है, तो ये 1 से लेकर 1.5 mm तक थिक हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ये ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस में मैं आपको बता रही हूँ।
नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे देखो मैंने दो इस तरीके से ग्रीन पेन से कुछ स्फिंक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। स्फिंक्टर मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये जो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कार्डिक स्फिंक्टर, और ये जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये क्या करता है, जितना भी फूड स्टमक के अंदर आया है उसको बैकफ्लो नहीं होने देता, कि नीचे की तरफ तो आया है और इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिस वक्त क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिडिक लेवल हाई हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है कई बार अपना जो वर्क होता है वो उसको ख़त्म कर देता है, और जो खाना होता है वो बैक फ्लो होकर कहाँ पे चला जाता है, हमारे इसोफेगस के अंदर चला जाता है। उसके बाद देखते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक ब्रेक डाउन हुआ है। तो स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन की पावर होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है इसके अंदर जो जंक्शंस होते हैं इनके, ये की जो ये पिट्स मैंने आपको बताई हैं ये क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज एक टाइड जंक्शन से बंधी हुई होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है स्टमक के अंदर वो नहीं होती। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टमक के अंदर ये जो खाना आया है ये सिर्फ पार्शली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, सिर्फ पार्शली डाइजेस्ट हुआ है ये खाना। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड खाना है ये कहाँ पर चला जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ ड्यूडेनम में चला जाएगा। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्टमक के अंदर जो खाना होता है वो कम से कम मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 5 आवर्स तक ये यहाँ पर रहता है। कि अगर हम हैवी से हैवी फूड खाते हैं जिसके अंदर खूब सारा फैट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक स्टमक के अंदर रहेगा, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जल्दी पच जाते हैं तो ये स्टमक से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। जो फैट होता है तो वो थोड़ी सी देरी लगाता है, तो इसकी वजह से जो हैवी फूड मटीरियल होता है वो 5 घंटे तक तो स्टमक के अंदर रहता ही है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एक आता है मोस्टली कि जो स्टमक होता है वो सारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है, अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं ये अब स्टमक के ऊपर ही एक्ट क्यों नहीं करते, कि स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। इसके 3 रीज़न्स हैं। वो 3 रीज़न्स क्या हैं देखो। पहला है इसकी जो म्यूकोसा लेयर है। अब देखो ये जो म्यूकोसा लेयर है ये क्या करती है, इसको यहाँ से प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प करती है। ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ये काफ़ी थिक लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है ये हमेशा यंग रहती है। म्यूकोसा लेयर के जो सेल्स हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है, 3 डेज़ की होती है। 3 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो म्यूकोसा लेयर की जो म्यूकोसा सेल्स हैं उनकी जो लेयर होती है उनके अंदर हमेशा यंग सेल्स रहते हैं। तो ये जो यंग सेल्स होते हैं ये एंजाइम्स को काफ़ी हद तक क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। प्लस क्या होता है, इनके यहाँ पे ये जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है ये म्यूकस भी लग जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई एंजाइम यहाँ पर आता है तो वो अच्छे से अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, और जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको ये कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता। दूसरी बात होती है कि इसके ये जो बंधे हुए होते हैं ये कैसे होते हैं, ये टाइट जंक्शन से बंधे हुए होते हैं। किस तरीके से, अगर मैं आपको ये पिट की बात बताऊं कि यहाँ पे ये जो सेल हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे ये सेल है, ये एक सेल था, ठीक है। तो इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से उभार होता है, और ये जो इसके साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड लगा होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, इस तरीके से ये जो जंक्शंस होते हैं एक दूसरे के बीच में इस तरीके से डले होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी मटेरियल इनके बीच में नहीं जा सकता, हमेशा इनसे क्या रहता है, थोड़ी सी दूरी बना के रखता है ये। तीसरी बात है कि इनके पास पावर होती है सेल रिप्लेसमेंट की, कि ये यंग होते हैं और थोड़े से टाइम में अपनी जो नई लेयर होती है सेल्स की वो बहुत ही कम टाइम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो
इस जब सारा खाना यहाँ से स्टमक से निकल जाता है, यहाँ से आउट हो जाता है, उस वक्त क्या होता है कि एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, वो तो कंटिन्यू रहती हैं। तो जब स्टमक से जितना भी खाना है पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ जब ड्यूडेनम में चला जाएगा, तो जो स्टमक होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होती हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन होती रहती हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको सिक्रीट करती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हम बोलते हैं कि हंगर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं भूख लग रही है तो उनको हंगर कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो वो हंगर कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू हमारी बॉडी में होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो स्टमक है वो खाली हो चुका है और हमें दोबारा से कुछ खाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक कंप्लीट होता है।